यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स का हम एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे और इसमें से पेपर में जरूर 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 फंसेगा। और आज ही आपका पेपर है तो आज हमको कमेंट जरूर करना कि आपको कितना आ रहा आया और कितना आपने किया और आज के पेपर में से कितना फंसा। ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर है। इससे पहले आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इससे पहले हमने ये देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन दूसरे का तीसरा ये सारे करा दिए थे। अब सीधे सीधे ये थे तीसरे के गैप वाला प्रश्न था, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। ये वीडियो आपको मिल गया होगा, इससे पहले हमने ये वीडियो डाल दिया है। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं अब चौथे के कै प्रश्न पर। देखिएगा चौथे का कै क्या है, अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करो। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा है, इसको मैं करा दे रहा हूं लेकिन शॉर्ट में बहुत जल्दी कराऊंगा सिंपल तरीके से। देखिएगा ये हमारे पास में इस फाइल में हो रखा है ये डेरिवेशन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। देखिएगा कहाँ है, ये रहा। देखिए आपका सीधी सीधी बात, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन ये है। ओम के नियम अनुगमन वेग की परिभाषा तो आपको पता होगी कि जब, देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा बता दें कि जब किसी चालक के सिरों के बीच में, जैसे कोई चालक तार है, मैं आपको समझाऊं, चालक तार है, इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित गति करते रहते हैं, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। लेकिन जब इस चालक तार के बीच में क्या कर देते हैं, हम विभव लगा देते हैं, किसी चालक पर हम विभव स्थापित कर देते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, उसी निश्चित औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सदैव कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन सदैव कैसा चलेगा, धारा इधर की ओर जाएगी और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये निम्न विभव से, ये वाला कैसा है आपका प्लस और ये वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चलेंगे, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव सिरे की ओर चलने लगते हैं। याद रखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव सिरे की ओर चलते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों पर विभव लगाते हैं या विभव स्थापित करते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव सिरे से उच्च विभव सिरे की ओर एक निश्चित वेग से चलने लगते हैं या निश्चित औसत वेग से चलने लगते हैं। इसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बाकी थ्योरी में आपने याद कर लिया होगा। सीधी सीधी बात आते हैं डेरिवेशन पर। डेरिवेशन क्या है कि देखिएगा भाई, पहले तो ओम का नियम ही देख लो। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो क्या आता है, V बराबर I R। R क्या है, यहाँ पर नियतांक है, जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि दाब, ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई आदि, ये चालक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। चलिएगा, इनको ना बदलें तभी ये काम करता है, यदि ये बदल जाएंगी तो ये नियम काम नहीं करता है। याद रखिएगा। अब सीधी सीधी बात आते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। वही देखिए, सीधे सीधी बात करता हूँ, थ्योरी वगैरह ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ मैं, सीधे सीधे बात करते हैं आगे की। कि हम जानते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NeAVD। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, इसको याद कर लीजिए जिनको नहीं पता। सीधी सीधी बात करते हैं आगे की। ठीक है, और अब देखिएगा यहां से हम कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, V/L होती है। V/L ये भी एक सूत्र होता है। जब कोई तार है और उसकी लंबाई L है और उस पर विभव लगा दिया V, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, V/L। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में भी ये लगा था, तो वहीं से है ये। ठीक है, अब हम मान रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। देखिए आप जानते हो कि भैया वैद्युत बल बराबर क्या होता है, E/E, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है। देखिए नॉर्मली वैद्युत बल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आप सीधी सीधी बात बताओ। एक अनुगमन वेग v बराबर क्या होता है,
V बराबर आपका ANEVD, ये आपका सॉरी I बराबर ये पहला सूत्र, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है ये। एक दूसरा संबंध वी नो दैट कि भैया ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, V अपॉन L होता है, समीकरण नंबर 2 ये भी होता है। ठीक है, एक समीकरण तीसरी कि इलेक्ट्रॉन पर देखिए वैद्युत बल क्या होता है। वैद्युत बल नॉर्मली आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। लेकिन ये आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, एक E के बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा इतना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो एक यानी कि सीधी सीधी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर E और E, ठीक है, स्मॉल e और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो जाएगा। तो यहाँ से E निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका नॉर्मली देखिए सिंपल सी बात है, इसको मारा गोली, F बराबर E का मान यहाँ से रख दो, ये रहा V अपॉन L, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका E V बट्टे L, इतना हो जाएगा ना, हो जाएगा, देख लीजिए ये आ गया। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई, तो यहाँ पर हमारा E का मान रख दिया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलो तो F बराबर EV बट्टे L, यही चीज़ आ गई ना, EV बट्टे L, यही चीज़ आ गई ना, आ गई। चलिए इतना तो समझ गए, इतने तो कुछ नहीं है। अब हम मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, माना इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है, तब आपका देखिए भाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है m, तो F बराबर क्या होता है वैसे नॉर्मली, द्रव्यमान इंटू त्वरण m इंटू ए कहाँ से आया, ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें त्वरण भी होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, तो वैद्युत बल ये नॉर्मली बल क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। तो F की जगह पर हम क्या रख देंगे, एम ए रख देंगे, बराबर ई वी बट्टे एल हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वी बट्टे एम एल, ये हो जाएगा, ई वी बट्टे एम एल हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो वही चीज़, तो F बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, तो एम ए बराबर ई वी बट्टे एल, तो ए बराबर ई वी बट्टे एम एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में देखिए बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी थ्योरी है, सिंपल सी बस इतनी थ्योरी की आपकी आवश्यकता पड़ेगी क्या, कि चालक में उपस्थित इसको काट दो मैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किससे टकराते रहते हैं, धातुओं के धन आयनों से टकराते रहते हैं। माना यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय टॉ है, तब किन्हीं भी दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में ए इंटू टॉ की वृद्धि होगी। ए टॉ की वृद्धि क्यों होगी भाई, क्योंकि हमने मान लिया कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है वो हमने टॉ मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता है, तो उसमें त्वरण भी होगा, तो त्वरण और कितने समय के लिए टक्कर हो रही है वो, क्योंकि वेग बढ़ेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण ए ले लिया। तो सिंपल सी बात है, अभी आपका पेपर नज़दीक है तो सिंपल सी बस इतना याद रखिएगा कि धातु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे उनके वेग में ए इंटू टॉ की वृद्धि हो जाती है, जहां पर ए इलेक्ट्रॉन का त्वरण है और टॉ दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल है, ऐसे समझ लो। ठीक है, श्रांति काल जिसे बोलते हैं, सीधे सीधे श्रांति काल लिख देना बस। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाना है कि भैया उनका जो वेग है कितना बढ़ गया, v बराबर कितना बढ़ गया, a इंटू टॉ बढ़ गया, vd बराबर कितना, अनुगमन वेग का कितनी वृद्धि हो गई, a इंटू टॉ की वृद्धि हो गई। तो समीकरण एक क्या थी, देखिए समीकरण में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये समीकरण 2 थी ना, a बराबर, देखिए यहाँ तक तो हम ले ही आए थे, अभी सिखा दिया आपको, a बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि vd बराबर a इंटू टॉ इतने की वृद्धि होगी, तो a का मान कितना हो जाएगा, देखिए a का मान यहाँ से vd बराबर a का मान, ये वाला a का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, e
वी बट्टे एम एल इंटू टॉ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि भैया समीकरण 2 से ए का मान यहाँ पर रख दो। तो समीकरण 2 से ए का मान कितना था, ई वी बट्टे एम एल इंटू टॉ हो गया। ठीक है, अब वी डी का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी, ये देखिएगा यहाँ पे थी समीकरण 1 से वी डी का मान कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए एन ई, आई अपॉन ए एन ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी डी का मान, सीधी सीधी बात। ठीक है, या ऐसा करो, या ऐसे करो, इस वी डी का मान, इस वी डी का मान, ये वाला जो वी डी का मान है ये समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो आई बराबर ए एन ई, वी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ई वी बट्टे एम एल इंटू टॉ। तो देखिएगा आई बराबर ए एन ई वी बट्टे एम एल इंटू टॉ, ये आ जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूँ, सीधी सीधी बात है, इसको मारो गोली सीधे सीधे। तो क्या आ जाएगा, आई बराबर ए एन ई, वी डी था तो भैया वी डी का मान कितना रख गया, ए एन ई, वी डी का मान कितना था, वी डी का मान इतना आया, ई वी बट्टे एम एल, ई वी बट्टे एम एल इंटू टॉ, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा, तो ये आई बराबर है तो कितना हो जाएगा, तो आई बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिएगा सीधी सीधी बात, ए और एन ई स्क्वेयर, ई की मल्टीप्लाई करें ई स्क्वेयर, ये वी और ये हो जाएगा टॉ बट्टे एम एल, ये आ जाएगा आपका। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक, ये आ गया। और हमको क्या करना है, ये देखिएगा, ये तो ये हो जाएगा आई बट्टे वी बराबर कितना हो जाएगा, ए एन ई स्क्वेयर टॉ बट्टे एम एल, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको हम एक चीज़ और सिखा दें, यहाँ पर देखिएगा क्या, ये चीज़ आ गई, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक निश्चित ताप के लिए, ठीक है, इसको उलटने पर, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उलटने पर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको v अपॉन आई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम एल बट्टे ए एन ई स्क्वेयर टॉ, इतना आ जाएगा। और निश्चित ताप और दाब पर ये सारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बराबर हो जाएगी। क्यों, देखिए एम क्या है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो भी फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, ए क्या है, ये चालक तार, चालक का क्षेत्रफल भी वो होगा, जैसे कोई धातु लिया हमने, धातु का क्षेत्रफल भी निश्चित होगा। एन, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित होगी, जैसे कि कोई धातु कॉपर लिए क्या है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित होगी। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होगी तो उसमें श्रांति काल भी निश्चित होगा, और उसकी लंबाई, कितनी लंबाई है, इसको भी फिजिकली आप माप सकते हैं। तो यानी कि ये टोटली क्या हो जाएगा, और हमने इतना बोल ही दिया कि भैया निश्चित ताप और निश्चित दाब पर। तो कुल मिला के बात ये है कि भैया ये जो चीज़ है आपकी, ये वाली, ये उलट दिया तो ये आ गया। तो किसी निश्चित ताप पर एम एल बट्टे ए स्क्वायर किसी चालक के लिए एक नियतांक है, तो इसे चालक का, इसी को बोलते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो इसको हम एक नियतांक मान लें और इसको आर बोल दें, तो वी अपॉन आई बराबर आर, और यही होता है ओम का नियम, यही होता है ना ओम का नियम, वी अपॉन आई बराबर आर, या वी बराबर आई आर, यही तो था, या वी बराबर आई आर, यही था ना ओम का नियम। तो यही है ओम का नियम, तो हो गया सिद्ध ओम का नियम। ठीक है, चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे वाले इसी क्वेश्चनों पर चलते हैं, सिंपल सी जल्दी जल्दी कराएंगे, ऐसे ही ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अरे यार कहाँ भाग रहा है, ये हो गया आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक, ये हो गया। अब एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए और इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना करो। तो देखिएगा सीधी सीधी बात, एम्पियर का परपतीय नियम क्या है, ये देख लो, एम्पियर का परपतीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र के गोल लगाया हुआ है तो बंद, किसी चुंबकीय क्षेत्र के
या चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर का परपतीय नियम। या इसकी दूसरी परिभाषा, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर बहने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर का नियम। इससे बढ़िया इसको याद कर लेना। इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, हो गया याद? चलिएगा ठीक। और कुछ नहीं याद कर पाओ तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। सिंपल। चलिएगा आगे डेरिवेशन पर आ जाते हैं। धारावाही परिनलिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चित्र बना लेना है कि ये एक भैया धारावाही परिनलिका है इस तरह से, और उसमें बहुत सारी धाराएं बह रही हैं। ठीक है, ऐसे समझो। देखो मैं यहाँ पे समझाऊँ कि भैया एक ये परिनलिका है, इसमें बहुत सारी मतलब इसमें धारा बह रही है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें धारा बह रही है, यानी बहुत सारे तार हैं इसमें, बहुत सारे, या वैद्युत फ्लक्स के हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं बहुत सारी। तो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये तार है, इसमें बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो भैया इसके कारण इसमें जब धारा बहेगी, इस तरह से धारा जाएगी सभी तारों में, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा है। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र बन गए इस तरह से। तो इस परिनालिका के, ये परिनालिका है आपकी इस तरह से, तो ये परिनालिका, ये ऐसे समझ, इतनी इतनी ये परिनालिका है इस तरह से, और इस परिनालिका के अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो इसमें थ्योरी लिख देंगे। माना धारावाही परिनालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिनालिका के अंदर इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस परिनालिका के अंदर एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में बंद आयताकार पथ ABCD इस प्रकार लेते हैं कि इसकी भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है तब, यानी कि इसमें देखिएगा, ये यहाँ पर हमने क्या करा कि इसमें एक ABCD आयतन लिया इस तरह से। देखिए मेरे पास में ऐसा समझो कि इसी में हमने एक ये इस तरह से आयताकार एक पथ लिया, इस तरह से आयताकार पथ लिया कि जिसकी CD भुजा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। ये वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ तक है, तो इस तरह से लिया है, ये A, ये B, ये CD, इस तरह से लिया कि ये वाला चुंबकीय क्षेत्र में है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र में है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र में है, लेकिन ये वाला भुजा चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। तब देखिएगा, तब कंडीशन क्या बनेगी, सिंपल सी बात है। तब हम इस पर एम्पियर का परपतीय नियम लगाएं तो क्या हो जाएगा, किस तरह से लगेगा, वक्र ABCD पर एम्पियर का नियम लगा देंगे। एम्पियर का नियम क्यों लगाएंगे इस पर, क्योंकि एम्पियर का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ का ही तो रेखीय समाकलन होता है, बंद पृष्ठ। तो बंद ABCD इस तरह से बंद पृष्ठ है, तो इस पर हम एम्पियर का परपतीय नियम लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा के कैसे होता है, बराबर होता है। तो ये समीकरण 1 लिख दी। अब हम इसको निकालेंगे कि ये कितना होगा, इस बंद पृष्ठ का ये कितना आएगा, रेखीय समाकलन कितना आएगा, ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम निकालें ABCD में हम कैसे निकालेंगे, बंद वक्र का, इस बंद वक्र का पूरा क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, इसका वो निकालो, पूरा मान निकालो। तो मान कैसे निकलेगा, देखिए भाई, हमने पहले एक एक भुजा का निकालेंगे, एक भुजा में कितनी धारा बह रही है, कितना इसकी लंबाई है, कितना इसका फ्लक्स होगा, कितना इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो सारी चीज हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिएगा कि हम ले रहे हैं A से B चुंबकीय क्षेत्र इनटू इसकी रेखीय लंबाई, क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रेखीय समाकलन, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद वक्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरह से A से B, फिर B से C, B से C, फिर वही चीज, और C से D, फिर वही चीज, D से A, फिर वही चीज। A से B लंबाई कितनी, चुंबकीय क्षेत्र कितना, B से C लंबाई कितनी, चुंबकीय क्षेत्र कितना,
सी से डी लंबाई कितनी, चुंबकीय क्षेत्र कितना, डी से ए चुंबकीय क्षेत्र कितना, लंबाई कितनी, तभी तो ये पूरा निकल आएगा, पूरा निकल जाएगा ऐसे ही चलिएगा। अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि भैया ए बी सी डी का हम निकाल रहे थे, तो ए बी सी डी का निकाला है तो टुकड़ों में हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिएगा ए से बी तक कैसे हो जाएगा, ए से बी हम निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से समझिएगा, मैं आपको समझाऊँ ए से बी। आपको देखिएगा नॉर्मली हम आपको समझाएं, इसके दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिएगा ए से बी, आपको ए से बी की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इंटू इसकी लंबाई, इस तरह से। तो ए से बी, और ये आप जानते हो ना कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा। देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई के बीच में कोण, तो बी इंटू डी एल, ए बी कॉस थीटा। तो ए की जगह पर बी है तो बी ले लिया, और बी की जगह पर डी एल है तो डी एल ले लिया, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना आएगा देखिएगा ध्यान से, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इस तरह से जा रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर की ओर जा रही हैं, और ये लंबाई भी इधर ही है इसकी, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कोण कितना, जीरो, कोण कितना, 0 अंश आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कोण आएगा 0 अंश, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू डी एल, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझ लेना, बी इंटू डी एल आ जाएगा, पहली चीज़ ए से बी वाला। तो यहाँ पे लिख रखा है हमने, देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। ए से बी, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में हैं। तो ए से बी डी एल, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1। अब इसके अगले बी सी की बात कर रहे हैं, देखिएगा बी सी की, बी सी में क्या हो जाएगा देखिएगा, वही चीज़ बी सी, तो बी इंटू डी एल, तो बी सी बी डी एल कॉस, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर, और इस लंबाई की दिशा कैसे, इधर की ओर। तो कितने डिग्री का कोण बढ़ना है, 90 डिग्री। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और लंबाई ऐसे, तो 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0, तो वही चीज़ कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही सी डी, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हम क्षेत्रफल इस तरह से लेते हैं कि ये सी डी कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है तो यहाँ पर बी का मान ही 0 हो जाएगा, इसमें तो बी का मान ही 0 हो जाएगा। क्यों, ये भुजा सी डी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, तो इसमें हो जाएगा बी बराबर 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये अपने आप में ये पूरा मान 0 हो जाएगा। चलिएगा, तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, सी डी, और ये सी डी, डी ए ले लीजिए, डी ए भी ऐसा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे और डी ए लंबाई की दिशा ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 0। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें हमने कैसे निकाला, ए बी का मान कुछ आया, बी सी का मान 0 आया, इसका ही मान 0 आया, इसका ही मान 0 आया, तो मतलब यही चीज़ बची। तो सीधे सीधे लिख देंगे क्या, सीधे सीधे समीकरण 2 ये जो थी, ओहो हमारा यहाँ पर देखिएगा, ये जो समीकरण थी इसमें इसका मान कुछ आया, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, 3 मान 0, और इसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो लिख देंगे हम। तो कितनी आई है इसकी वैल्यू देखिएगा, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये थी बराबर ए, ये आया, और ये मान 0, ये मान 0, ये मान 0, और इतने की वैल्यू कितनी आई देखिएगा, सीधी सीधी बात, ये वाली वैल्यू देखिए, और ये बराबर बी इंटू डी एल, ए से बी, बी डी एल बचा, तो बी हमने बाहर ले लिया, ए से बी डी एल, ए से बी, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि ये वाली चीज़ आई आपकी, ए बी इंटू डी एल आ गई, और बी को मैं बाहर ले लूँगा तो कितना बचेगा, ए से बी इंटू डी एल, ये आ जाएगा। और ये ए से बी, यानी ए से बी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की लंबाई, इसका मतलब ये है कि ए से बी तक का पूरा क्षेत्रफल लंबाई निकाल लो, तो रेखीय लंबाई कितनी हो जाएगी, बी इंटू एल ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी लंबाई तो हमने एल मानी है ना भाई, यहाँ तक की एल लंबी, परिनालिका की लंबाई कितनी मानी थी हमने, एल, क्योंकि एल है, यहाँ तक की लंबाई एल है, तो इसकी तो एल मानेंगे, बाकी चुंबकीय क्षेत्र वही, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका बी एल आ जाएगा। तो
तो ये बराबर चल ही रहा था, इधर तो ये चल ही रहा था समीकरण 2 से पहले से ही ये चल रहा था। यहाँ पे देखिएगा यही चल रहा था ना, ये वाला, ये देखिए दिखाई दे रहा ना, ये वाला चल रहा था, तो यही चल रहा था, तो ये बराबर बी एल आ गया। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि हमारा यही तो बच रहा था। यहाँ पे देखिएगा ए से बी वाला ही तो बच रहा था, ए से बी वाला इतना आया था, ये सॉल्व करा इतना आया, तो ये इतना आ गया। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये आ गया। अब समीकरण 1 क्या कहती है? समीकरण 1 ये कहती है कि ये वाली जो चीज़ है, कौन सी वाली? समीकरण 1 क्या कहती थी? एम्पेयर का प्रकृति नियम यही तो कहता था कि चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो ये चीज़ कितनी आई है? बी एल आई है। बी एल बराबर म्यू 0 आई, ये हो जाएगा। ये चीज़ कितनी आई थी? ये चीज़ बी एल आई थी, और ये एम्पियर के नियम से, सीधी सीधी बात है। समीकरण 2 भी ना डालो तो यहाँ पे लिख दो एम्पियर के नियम से। क्या? एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम भी तो यही कहता था कि भैया बंद समाकलन का, रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ का, उसके म्यू 0 और आई के बराबर होता है। तो भैया एम्पियर का जो नियम था वो ये था। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये बी एल के बराबर आई है, और यही चीज़ किसके, ये चीज़ मान किसके बराबर था? म्यू 0 आई के। तो बी एल बराबर म्यू 0 आई। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, यहाँ से आगे समझो कि माना परिनालिका की एकांक लंबाई में चुंबकीय बल रेखाएं कितनी हैं? एन हैं। तो एकांक लंबाई है, परिनालिका की एकांक लंबाई में चुंबकीय बल रेखाएं हैं एन। तो परिनालिका की संपूर्ण लंबाई में चुंबकीय बल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? आपको पता है कि 1 मीटर में बल रेखाएं हैं 10, तो 100 मीटर में कितनी हो जाएंगी? 10 × 100। तो उसी तरीके से देखो जरा, यहाँ पे समझ लो कि भैया मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर में है 5 बल रेखाएं हैं, तो 100 मीटर में कितनी हो जाएंगी? तो आप कह देंगे 100 × 5। तो इसी तरीके से एल मीटर में कितनी हो जाएंगी? 5 × एल। तो ऐसे ही वही चीज़ कि भैया एकांक लंबाई में बल रेखाएं हैं एन, तो परिनालिका की संपूर्ण लंबाई में कितनी हो जाएंगी? एन × एल। क्यों? क्योंकि परिनालिका की लंबाई है एल, तो संपूर्ण लंबाई है एल, तो एल × एन हो जाएंगे। तो संपूर्ण परिनालिका में धारा कितनी हो जाएगी? एन एल × आई। क्योंकि भैया संपूर्ण परिनालिका, जब एक बल रेखा में धारा आई बहेगी तो इतनी बल रेखाओं में कितनी, इतनी धारा बहेगी। तो इसीलिए ये जो कैपिटल आई है इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? एन × एल आई। तो बी एल बराबर म्यू 0 एन × एल आई, ये कैपिटल आई की जगह पे, यानी कुल धारा, नेट धारा कितनी होगी? नेट धारा होगी उसमें कितनी बल रेखाएं हैं उसमें, और आई की मल्टीप्लाई कर दो कि एक बल रेखा में इतनी धारा, तो कुल बल रेखाओं में इतनी धारा, तो ये हो जाएगी। एल से एल कट जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया? म्यू 0 एन आई, इतनी आ गई। ठीक है, ये आपका निकल आया। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सीधे सीधे बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं सीधे सीधे आगे। देखिए, अब आते हैं ये न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स को खत्म कर लेते हैं अब। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है? 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपसे पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है? एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है कितना? इतने टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी बराबर 10⁵ -5 टेस्ला। एक इसमें ऊर्जा दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर के बराबर कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? 10 × इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? 1.6 × 10⁻−19 वोल्ट। आर पूछी है, त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या का सूत्र कौन सा लगेगा? आर बराबर mv/qv। तो सीधे सीधी बात, आर का मान कैसे निकलेगा? अब देखिएगा वी का मान नहीं पता, तो वी का मान कैसे निकलेगा? पहले तो वी का मान ही निकाल लो। वी का मान कैसे निकला? 1/k बराबर, के का यूज कर लो। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ से 2k बराबर क्या हो जाएगा? mv²। तो 2k/ क्या आ जाएगा? नीचे m आ जाएगा, बराबर v²। तो v बराबर क्या हो जाएगा? √2k/m, इतना आ जाएगा। ये चीज़ आई नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो
इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो और नॉर्मली आपका देखिए, हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि जब भी कभी भी इस टाइप से आपको दिखाई दे v, अब इसमें m है तो यहाँ पर देखिएगा r का एक फॉर्मूला और होता है, यदि ये ना है तो डायरेक्टली 2m के अंडर रूट 2m के बट्टे QV। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये ऊपर का अंडर रूट 2m के बन जाएगा बट्टे QV। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर डायरेक्टली। अब तुम्हें 2 गुणा m का मान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। k का मान कितना है, k का मान ये रहा कितना 10 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19 इतना, ठीक है। तो इसको 9.1 मत लगाओ, सीधे सीधे 9 लगाओ, 9 गुणा, ठीक है, इतना ही। q का मान कितना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और b का मान कितना दे रखा, b का मान ये दे रखा 10⁻5 ये दे रखा है। सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, देखिएगा आपको दिखाई देगा ये 9 दूनी 18, ये हो गया 18 गुणा 10 की मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, गुणा 31 और 19, 31 और 9 एक 10 कितने 20 50 हो जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएंगे -50 हो जाएंगे, ठीक है। बट्टे नीचे कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -24 हो जाएंगे, ये 24 हो गए। अब कितना बचेगा देखिएगा, अंडर रूट देखिए आपको दिखाई दे रहा है कैसे, ये आपका 18 है और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा था कि जब 10 की मल्टीप्लाई कर दी, इसको ऐसा ही लिख दो 2 गुणा 18 लिख दो, 2 गुणा 9 ही लिख दो इसको। ऐसा क्यों लिखा है मैंने 2 गुणा 9, क्योंकि अंडर रूट 2 को तो अंडर रूट 2 रहने दो, अंडर रूट 9 का मान 3 हो जाएगा, अंडर रूट 16 का मान 4 हो जाएगा और अंडर रूट 50 का मान कितना हो जाएगा घातों का, तो ये 25, घात हमेशा आधी हो जाती हैं। नीचे 1.6 है ही, गुणा 10 की पावर है -24, -24 से -24 कट जाएंगे तो ऊपर माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर माइनस के 25 थे। अंडर रूट 2 का मान आपको पता ही है कितना होता है, देखो चलो एक चीज़ और सीख लो, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, गुणा 3, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, गुणा ये हो जाएगा 40, गुणा 10 की पावर -1 ये वाली आ गई, नीचे आपका 16 हो गया, ठीक है। अब ये आपका कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 4 × 4 0 और 4 × 6 16, ये कट जाएगा। और ये देखिएगा 10 थी है, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो सिंपल सी, तो कितने हो जाएंगे 14.14 हो जाएगा, गुणा 3 बट्टे नीचे आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -1, -1 का मतलब क्या है, एक अंक और पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.414 गुणा 10, ये 3 हो जाएगा, बट्टे नीचे 4, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 का 2, 3 एक 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 और 1 4, इतना आ जाएगा, 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4, और 4 से जब इसमें भाग कर देंगे 4 एक 4 पॉइंट लगाएंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 4 × 24, फिर इसी तरीके से इतना आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगा आपको उत्तर, ठीक है। 1 हुआ एकदम सवाल। तो आपको गुणा भाग अब इसी में देख के नहीं घबरा रहे होंगे कैसे होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे ही ये देख लो अंडर रूट बन रहा है 9 का, नहीं तो फिर 18 का अंडर रूट करते तो बहुत लंबा बैठता, सिंपल तरीके से टूटता चला गया सवाल अपने आप टूट जाता है, ठीक है। बाकी इसको कर लोगे आप, वैद्युत क्षेत्र तरंगे क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए, काफ़ी बार कराई है, तो देखनी हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सीधे अब इस पर आइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए आपको क्या है, आप बताइएगा, ये तो याद कर लीजिएगा। सीधे अब आते हैं न्यूमेरिकल, सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 × 10 की पावर -8 कूलाम है, तो यानी रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा दे रखा है और 2 सेंटीमीटर दूरी r दे रखा है। तो सीधी बात चलते हैं, क्या है आपको रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर 10 × 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा, सेंटीमीटर को हमेशा हम मीटर में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 10 की पावर -2, ये हो गया। ई का मान आपसे पूछा है तो ये तो डायरेक्टली सूत्र है, ई बराबर 1/π
4πε0 2 लैम्डा बट्टे ये इतने की वैल्यू होती है आपकी 10 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 2 गुणा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की पावर -8 और आर की वैल्यू कितनी 2 गुणा 10 की पावर -2। तो ये 2 से 2 कट गया और देखिए 10 की पावर -2 है 10 की पावर -8 है तो -6 बचे। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -6 इतना बचा। ठीक है 10 से 10 की पावर इसका मतलब क्या है 1 है तो 9 गुणा ये 10 की पावर 9 और 1 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे गुणा 10 की पावर -6। तो 10 की पावर 6 में 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 की पावर 4 बचेंगे इतने। ठीक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलाम जरूर लिखना। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है चलिए जल्दी से कर लीजिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक कितने हैं और कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान आपसे पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्रांतिक कोण का मान पूछा है या कुछ भी पूछा हो। ठीक देखिएगा आपको 5वें का क्या एक क्या है पानी यानी वाटर का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3। कांच यानी कि गिलास Ng ये 3/2 दे रखा है। सी क्रांतिक कोण सी पूछा है। एक फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर स्नेल का नियम साइन सी बराबर अपवर्तनांक। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करो कैसे करेंगे भाई सॉल्व याद रखिएगा। अब एक चीज और सीख लो n12 बराबर होता है n2/n1 ये होता है। ठीक है जो नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है ये चीज। और इसने ये कहा है कि आपतित किरण कांच से पानी में जा रही है यानी कि पहले कहां पर थी कांच में थी यानी गिलास में थी। ठीक है तो इसका मतलब ये है कि गिलास का अपवर्तनांक लिया जाएगा किसके सापेक्ष पानी के सापेक्ष क्योंकि कांच से पानी में तो पहले कहां पर थी कांच में थी तो यानी कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है जब कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा तो मतलब ये हो गया कि इसका मतलब साइन सी बराबर कांच का अपवर्तनांक Ng किसके सापेक्ष लिया जाएगा पानी के तो पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन सी बराबर हमने क्या बताया था जो 1 है वो नीचे आ जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो Ng ऊपर नीचे वाला और NW नीचे आ जाएगा। तो साइन सी बराबर NW का Ng का मान कितना 3/2 NW का मान 4/3 4 की मल्टीप्लाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई इसमें तो साइन सी बराबर हो जाएगा 3 × 9/4 दूनी 8। तो सी बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8 इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं आई 9/8 इतना आंसर हो गया। ठीक समझ में आ गई बात क्लियर हुई ना हुई बात। तो जिसमें पहले किरण होगी उसका अपवर्तनांक लेना है और बस इतना याद रखिए 1 2 बराबर होता है 2 1। ठीक है अपवर्तनांक। ठीक चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यंग के लिए द्विक रेखा छिद्र की प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये हमने कराया है और आपने देख भी लिया होगा ये हमने डाल भी दिया है। ठीक है समझ में आई बात नहीं आई। व्हीटस्टोन सेतु अभी हमने कराया था 1-2 दिन पहले। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये भी हमने करा दिया। निलंबित कुंडली धारा मापी ये भी करा दिया। सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं। ये देखिएगा ये न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करो। ये डेरिवेशन है। और इसमें कहा है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में 30 डिग्री पर 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करो। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई आपसे ये क्या दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखी है 30 अंश थीटा दे रखा है और ये इतने न्यूटन मीटर बल आघूर्ण यानी कि टॉ दे रखा है टॉ। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है यानी कि पी आपसे पूछा है। फॉर्मूला होता है टॉ बराबर पीई साइन थीटा। चलिएगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा टॉ/ई साइन थीटा। चलिएगा पी बराबर अब देखिएगा
पी टॉ का मान कितना दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर -24 ये रहा। और ई का मान कितना दे रखा है 10 की पावर 5 गुणा साइन और 30 साइन 30 दे रखा है। अब साइन 30 का मान वीडियो 1 मिनट के लिए रोकिए और साइन 30 का मान मुझे कमेंट करिए। आपको हम बता दें, देखिएगा साइन का मान पढ़ना है 0 और फिर आता है 30 यानी 1/2 मान होता है। ठीक है, तो 1/2 10 की पावर 5 गुणा साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर -24 बट्टे 10 की पावर 5 प्लस के 5 भी ऊपर जाएगा तो घात बदल जाएगी, तो 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -24 गुणा 10 की पावर -5, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर -24 और -5 29 हो जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर है, एक अंक आगे आएगा पॉइंट, तो 1.2 गुणा 10 की पावर, पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो प्लस की घातें बढ़ती हैं, तो ये एक घात प्लस की बढ़ेगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे -28 इतने। ठीक है, कूलाम मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। पी का मात्रक जरूर लिख लेना, कूलाम मीटर। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। इसका उत्तर कितना हो गया, इतना हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, आगे इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिएगा क्या है, संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयोजन फोकस दूरी का सूत्र हम करा चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे आते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त फोकस दूरी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर प्लस का कुल फोकस दूरी पूछी है। सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/f1 1/f2। चलिएगा सॉल्व करिए इसको, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/f1 की वैल्यू कितनी -20 प्लस और ये 1/10। तो सिंपल सी बात ये है कि भैया इसको लिखेंगे कैसे, 1/10 - 1/20 इस तरह से लिख देंगे। इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, 20 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 20 एलसीएम 10 दूनी 20, तो 2 बार गया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 - 20 सेकंड 20 तो 1, 2 में से 1 गया तो 1/20 ये आ गया। 1/f बराबर, तो 1/f बराबर कितना 1/20 आया है। तो भैया इसको इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर f, यानी कि f बराबर 20। सीधी सीधी बात ये 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए 20 सेंटीमीटर। चलिए प्लस का वो भी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। प्रिज्म के लिए कल कराया था, ये हमने देखा होगा आपने। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की उल्लेख कीजिए। इसके साथ में आइंस्टीन का समीकरण और कर लेना भाई, आइंस्टीन का समीकरण कर लेना, 2 लाइन का समीकरण है। ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन हम करा चुके हैं आपको। सीधे सीधे बात आते हैं, ये देखिएगा। ये है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में प्रतिबाधा इतनी है तो प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा आपसे पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें क्या क्या दे रखा है वो चीज़ समझ लो। एक इसमें दे रखा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, और प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, यानी कि देखिए प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1100, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 110 दे रखा है। और प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, यानी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज Vp बराबर कितना, इतना। और द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा, Z मतलब प्रतिबाधा, S का मतलब द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा। पूछा क्या है आपसे, प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा, प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा ये पूछा है। एक सूत्र इसमें ये लगेगा, क्या होता है, VI बराबर VI, V मतलब प्राथमिक कुंडली के लिए VI PP लगा दो और SS लगा दो, VI यानी प्राथमिक कुंडली, सेकेंडरी कुंडली। एक NS/NP बराबर VS/VP। ठीक है, ये होते हैं 2, तो इनसे ही आपका निकल जाएगा मान। देखिएगा कैसे, आपका सिंपल तरीका ये है, आप देखिएगा, आप तो यहीं से सॉल्व करा दे रहे हैं।
सीधी सीधी बात पहले तो यहाँ से देखिएगा कि, और एक और फॉर्मूला देखिएगा, एन एस का मान दे रखा है, ये रहा, एन पी का मान दे रखा है, दोनों का मान दे रखा है। वी एस का मान नहीं दे रखा, उसके लिए जेड एस दे रखा है। और एक आपसे पूछा है वीपी, वीपी का मान भी दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, सिंपल सी बात है, वी एस निकाल दो। तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बराबर देखिएगा, पहले तो देखो एन पी का मान कितना, 1100। एन पी सॉरी एन पी का मान 1100 हो गया। अरे पहले एन एस लिखना था। एन एस का मान कितना है, एन एस का मान है 110 एन एस, फिर एन पी का मान 1100 बराबर। वी एस का मान नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। वी पी का मान कितना पूछा है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से वी एस बराबर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट के अंदर 110 गुणा 220 बट्टे 1100, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखो। ये मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई पी, यहाँ से आई पी का जो मान निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, देखिए वी पी का, यहाँ से वी पी का मान नहीं पता, वी पी का मान भी हैगा, ठीक है। आई पी का मान पूछा ही है, वी एस का मान निकल गया, आई एस का मान नहीं आया, आई एस का मान अभी नहीं आया। तो आई एस का मान कैसे निकल जाएगा, वो इसकी सहायता से निकल जाएगा। आई एस का मान यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा आई एस का मान, आई एस का मान भी निकाल ले रहे हैं पहले। वी एस निकल आया, देखिएगा नॉर्मली वी बराबर एक फॉर्मूला होता है आई आर। तो यहाँ पर जेड दे रखा, प्रतिबाधा दे रखी है, तो यहाँ पर जेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबाधा लगा दी, क्योंकि प्रतिरोधी होता है वो भी एक प्रकार का। तो जेड एस बराबर हो जाएगा वी एस बट्टे आई एस, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सब में एस एस लगा दिया। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आई एस चाहिए। तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बट्टे जेड एस, ठीक है। तो सिंपल सी बात पहले लगा दो यहाँ पे, वी पी बराबर आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस का मान नहीं पता तो वो लगा दो वी एस बट्टे जेड एस, वी एस बट्टे जेड एस। अब सीधी सीधी बात, इसके सारे मान यहाँ पर रख दो, सारे मान यहाँ पर रख देंगे तो आई पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वी पी नीचे चला जाएगा, वी एस इंटू वी एस इंटू वी एस बट्टे नीचे वी पी, ये वी पी इंटू जेड एस। बायोलॉजी वाले ध्यान दो, आई पी का मान हम निकाल रहे हैं, ये आई पी का मान, ये पी आ गया, वी पी नीचे चला जाएगा तो वी एस इंटू वी एस इंटू वी एस, और वी पी नीचे आ जाएगा इस जेड एस के साथ में, ये आ गया। अब सारा की वैल्यू रख दीजिए, कैसे रखोगे देखिएगा ध्यान से, आपको कैसे रखोगे, वी एस की वैल्यू कितनी है, ये रही 110 गुणा 220 बट्टे 1100, कोई दिक्कत नहीं है, 110 गुणा 220 बट्टे 1100, ये हो गया, ठीक है। वी एस की वैल्यू नीचे, वी पी की वैल्यू कितनी है, वी पी की वैल्यू 220 गुणा जेड एस की वैल्यू भी 220, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई अभी काटा पीटी कुछ मत करो, इनको भी नीचे ले आओ, इन दोनों को भी नीचे आ जाएंगे। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 110 गुणा 220 गुणा 110 गुणा 220 बट्टे नीचे आ जाएगा 1100 गुणा 1100, ये दोनों नीचे आ गए और इन्हीं के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 220 गुणा 220। ये अब देखिएगा 220, इस वाले 220 से ये वाला 220, इस वाले 220 से इस वाला 220 कट गया, ठीक है। तो अब लिख दो, पहले ज़्यादा काटा पीटी मत करना, 110 गुणा 110 नीचे आ गया 1100 गुणा 1100, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रही है, 1100, 110 धाम के, सिंपल सी बात, 110 से 110 नीचे 10 बचेगा, ठीक है। और वैसे भी नहीं समझ में आए मैं आपको बता दूं, ये 110 है, नीचे 1100 है, तो 1 0 से 1 0 कट गए, तो 11 बट्टे 110 आ गए, 11 एकन 11, 11 धाम के 110, ठीक है, 11 धाम के 110, तो कितना आ गया, 11 बट्टे 1 बट्टे 10 आ जाएगा। तो ऐसे कट गया, तो आप जैसे चाहो वैसे काट लेना, आप अपने 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट, जैसे आपका मन करे वैसे काट देना। तो कुल मिला के 110 से
1100 कट गया, वैसे भी दिखाई दे रहा है 110 कट गया एक बार और जीरो आ गई पीछे, 110 से ये वाला 110 कट गया एक बार और ये जीरो यहाँ पे आ गई। तो कुल मिला के कितना बचा, 1/10 गुणा 10 इतना बचा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/100 मतलब 0.01 इतना आ गया, इतने एम्पियर की धारा आ गई। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा, काम खत्म। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे कुछ बच रहा है। आगे ये देखिएगा, आगे एक सवाल और हम यहीं पे कर सकते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, ये चलो इसका कर लेंगे, इस वाले के पीछे कर लेंगे। क्या है, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध आपको स्थापित करना है। आगे, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के बात ये है, क्या दिया है, ये 8वां प्रश्न है, दिया है आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 2 × 10⁻28 दे रखी है। ओके, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अपवाह वेग Vd बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भैया, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर। तो इसका मतलब होगा 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को तो बदलेंगे नहीं, ये आ जाएगा। तो Vd बराबर इतना हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है तार में धारा घनत्व J बराबर आपसे पूछा है। तो J बराबर नॉर्मली क्या होता है, I/A होता है। चलिएगा, अब I का मान आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपको देखिएगा इसकी ज़रूरत नहीं है। एक I बराबर नॉर्मली एक फॉर्मूला भी होता है, I बराबर ANEVD ये होता है, ठीक है। और ये और J बराबर होता है आपका NEVD धारा घनत्व। धारा घनत्व तो इस वाले सूत्र को मत लगाओ, सीधे सीधे लगाओ। सूत्र कौन सा लगाओगे आप, J बराबर NEVD, यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है ये। तो N का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻28, E का मान 1.6 × 10⁻−19 और 10⁻−2 इसका मान, ये रहा Vd का मान 10⁻−2। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 × 10⁻28 × 10⁻19 और 2 21 -21। तो 3.2 × 10⁻28 में से 21 गए तो माइनस प्लस के 7 बचेंगे, केवल 7, ठीक है। इतना J बराबर, J का मात्रा क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो पूरा पेपर लगभग मैंने सॉल्व करा दिया। बाकी देखिएगा ये हम सूत्र हम पहले ही करा चुके हैं, ये वाला सूत्र, ठीक। पीएन संधि डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पहले करा चुके हैं। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर ये हमने ये तो अभी कराए हैं, बिल्कुल तुरंत ही 1-2 दिन में ही। ये सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सारा देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना पेपर कैसा गया, कितना आया, कितना फंसा, कितना नहीं आया, कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।